हर एक तूफान से टकराए, वो आंधी आया है, नए अंग्रेज से लड़ने नया गांधी आया। बहुत अफसोस की बात है कि जिस क्षेत्र में सांसद से लेकर सरपंच तक मुसलमान हो, उस क्षेत्र के मुस्लिम इलाके का यह हाल है। बहुत अफसोस की बात है। मैं मोहम्मद नौशाद आलम, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मुबारकपुर जी। आप सर 2 बार से लगातार बन रहे हैं सरपंच। हाँ, 2 बार से बन रहे हैं। ये तो सर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनता में कहीं ना कहीं आपके प्रति अहम विश्वास है, तब जाकर के आपको 2 बार से चुन रहे हैं। देखिए, हुआ क्या है कि हमारे यहाँ ग्राम कचहरी में अदल और इंसाफ की जो जिम्मेदारी दी गई है, वो कमाहकऊ हम लोगों के बीच में उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो इंसाफ दिया जाना चाहिए, जनता को इंसाफ मिल रहा है, इसलिए वो दूसरी बार मुझे चुने हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं जो आपके वहाँ पे चौक जो है मुबारकपुर चौक, वहां से लेकर के आपके घर तक सर रोड अच्छा नहीं है सर, जो आने में तकलीफ भी हुई, तो सर इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये जो है रोड सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आप सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में मुस्लिम क्षेत्र का आकलन कीजिएगा तो बहुत सारे रोड ऐसे ही मिलेंगे जहां विकास नहीं हो पाया है। एक बार ऐसा हुआ था, अभी ही इस बार जो मैं सरपंच से जीता था तब इससे आगे गुरगामा से आगे एक चौक है फिंसाहा का, वहां से हरेवा जाने वाली सड़क थी और वहां से ये मुबारकपुर आने वाली सड़क है। उधर मेरे पंचायत में गुरगामा था, मेरे पंचायत में पुरैनी था, उन सब का हाल यही था। तो एक मरतबा इंटरव्यू में ऐसे पत्रकार जन के मैंने वहां पे एक प्रदर्शन भी किया था। उस प्रदर्शन के बाद तो कुछ फायदा दिखा था, यानी उधर जाने वाली रोड भी बनी है, हरेवा जाने वाली भी, पुरैनी में भी बनी है, कुछ गुरगामा में भी विकास हुआ है। जो विकास होना चाहिए था, वर्तमान विधायक एवं सांसद, मैंने उसमें ये भी कहा था कि मुझे बहुत अफसोस की बात है, उस समय मैंने कहा था कि बहुत अफसोस की बात है कि जिस क्षेत्र में सांसद से लेकर सरपंच तक मुसलमान हो, उस क्षेत्र के मुस्लिम इलाके का यह हाल है। बहुत अफसोस की बात है। अच्छा सर, आपके क्षेत्र का वो हाल है जो आप बोल रहे हैं, जो मुस्लिम समुदाय के क्षेत्र के, मतलब कहीं ना कहीं जो भी आपका क्षेत्र है उसमें रोड की कमी है, विकास की कमी है, तो क्या आपके समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं क्या? देखिए, हमारे समुदाय के लोग तो वोट दे रहे हैं उनको। वोट अगर नहीं देते तो वो लोग सांसद विधायक कैसे बनते हैं? फिर आप लोगों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? देखिए, भेदभाव की बारी जहां आती है, वो नेताओं का अपना मिजाज रहता है विकास करने का, और हमारे वर्तमान जो सांसद और विधायक रहे हुए हैं वो अपने क्षेत्र से ज्यादा विकास अन्य क्षेत्र में किए हैं। उधर जाइएगा पश्चिम में, इस बार जो जीते थे तो उधर का विकास किए थे, इधर रह गया था। मगर हम लोग सवाल उठाए थे, उनके सामने बात रखे थे, वो हाँ हो जाएगा ऐसे ही करते करते आज तक यही हाल है। आते हैं कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए वो लोग घूमते हैं, राजनीति करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। आज देख लीजिए सर, 10 दिनों के अंदर 4 पुल गिर गया है बिहार में। कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर तक सभी करप्ट हैं। आप भ्रष्ट इंजीनियर को देख लीजिए, भ्रष्ट ठेकेदार हैं, भ्रष्ट नेताओं हैं, जो ऊपर से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक कहीं ना कहीं सभी करप्ट हैं। सही से जांच नहीं हो पा रहा है सर। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, वो सिर्फ हम अपने क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, बल्कि राज्य सरकार बिहार हो या केंद्र सरकार हो, जहां भी आप देखिएगा भ्रष्टाचार हर जगह पाया जाएगा। इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए विपक्ष को जो कदम उठाना चाहिए था, वो कदम खुद विपक्ष केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक ने नहीं उठाया है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। सर अभी देख रहे हैं जो नीतीश कुमार, अभी है ना, कहीं नीतीश कुमार के सहयोग से केंद्र में सरकार बनी है, तो वो पहले जब विपक्ष में रहते हैं नीतीश कुमार, तो ये कहते हैं जो हम विशेष राज्य की दर्जा की मांग करेंगे, हमको विशेष राज्य की दर्जा चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, लेकिन जब वो पक्ष में जाते हैं तो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। कि नीतीश कुमार के पावर को अगर देखना होगा तो विपक्ष में ही दिखेगा। जब वो राजद के साथ सरकार में थे तब उनका आव भाव और शान कितना जबरदस्त था, आप लोग देखे होंगे। लेकिन इस मरतबा जो पलटी मारे हैं, मैंने पहले भी कहा था एक मरतबा इंटरव्यू में, इस बार जो नीतीश कुमार जी पलटी मारे हैं तो उसमें कोई न कोई मजबूरी रही होगी, और मजबूरी सिर्फ उनके साथ नहीं होगा। जिस तरह से ईडी सीबीआई का बराबर वो लोग इस्तेमाल करते थे केंद्र सरकार, या तो उनको पर्सनल उनके ऊपर ईडी सीबीआई का उनको डर नहीं होगा, उनके जो लोग थे जो किसी न किसी रूप में ईडी सीबीआई के शिकार बन रहे होंगे, उन्होंने दबाव डाला होगा कि आप इधर पलटी मार जाइए तो हम बच जाएंगे। इस मजबूरी के तहत वहां गए हैं। और दूसरी बात यह है कि आप भाजपा में की सरकार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि अन्य किसी पार्टी अगर सहयोग करता है उस सरकार के, तो उसकी उस सरकार के सामने चलती ही नहीं है। तो बेचारे नीतीश कुमार जी अपना क्या चलाएंगे? मतलब जो विपक्ष में रहते हैं उनको तंग करते रहते हैं भाजपा के लोग। बिल्कुल तंग करते रहते हैं। अब वो जानते हैं कि मेरे अलावा वो जाएंगे कहाँ, कहीं जाने से तो सरकार में रहेंगे नहीं, सरकार बनेगी नहीं। इसलिए मंत्री पद लेने के लिए
या सरकार में बने रहने के लिए मजबूरन हमको साथ रहना ही होगा। और सर सबसे बड़ी मुद्दा है और समस्या भी है, जो बिहार के लोग, बिहार के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो पलायन करते हैं सर, अदर स्टेट में जाकर के गालियां सुनते हैं, धक्के खाते हैं, तब जाकर के काम करते हैं और अपना परिवार को चलाते हैं। अगर सर ये रुक जाए तो कहीं ना कहीं बिहार का विकास हो सकता है सर। देखिए सर, ये रुकेगा कैसे? ये कोई नई बात तो है नहीं कि लालू प्रसाद की सरकार आई हो या फिर कांग्रेस की सरकार में हो या फिर नीतीश कुमार जी सरकार में हो, जिस सरकार में पलायन हुआ हो, बाकी टाइम पे पलायन नहीं हुआ। पलायन तो शुरू से होता आ रहा है, लेकिन पलायन रोकने के लिए किसी सरकार ने कोई ऐसा काम किया हो तो बताएं। काम करती ही नहीं सरकार। अब पलायन रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सोचिए। कोई न कोई बड़ा कारखाना डालना पड़ेगा, औद्योगिक धंधा डालना पड़ेगा, जिसमें 1000-500 लोगों का, जैसे राजस्थान में आप जाके देख लीजिए, है ना, राजस्थान में आप जाके देख लीजिए, वहां क्या है, पत्थर ही पत्थर है, लेकिन वहां फैक्ट्रियां इतनी डल गई हैं, उतने कारखाने इतने डल गए हैं कि वहां के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, ये जिम्मेदारी हम सिर्फ सरकार को नहीं डालेंगे, बल्कि यहाँ खुद ऐसे पूंजीपति लोग भी हैं, इस बिहार में पूंजीपति लोग भी हैं। सरकार के अलावा वो पूंजीपति और नेतागण अगर चाहे तो अपनी पूंजी से भी छोटा छोटा कोई उद्योग तो डाल सकते हैं ना, जहां 10, 20, 50, 100, 50, 500 लोगों को मजदूरी मिले। अगर ये लोग जिम्मेदारी उठाएंगे तो मुमकिन हो पलायन रुक सकता है, लेकिन इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है। 2025 में आप कैसा सरकार देखना चाहते हैं, क्या बदलाव होगा? देखिए, बहुत सारी सरकारों को तो आधी से ज्यादा उम्र बीत गई है, देखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है मजदूर वर्ग से लेकर के किसी को भी। इस बार एगो सपना जो है वो साकार हो सकता है अगर, तो माननीय प्रशांत किशोर जी के तरफ से, क्योंकि जब वो यहाँ आए थे, देखिए उसका सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे। हर कोई पार्टी अगर किसी पार्टी का नेता अगर पार्टी को वजूद में डालता था ना, तो जिला स्तरीय लोगों से कुछ लोगों को पटना बुला करके पार्टी की घोषणा कर देता था। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने पहले सर्वे किया, पहले दौड़ धूप किए, पैदल भागे, लोगों के बीच में अपनी बात रखी, उसके बाद पार्टी की बात, इलेक्शन लड़ने की बात वो कर रहे हैं। तो हमारे बीच में भी आए थे, हमसे मुलाकात हुई थी। उस दरमियान में मैंने यहाँ कुछ नहीं, मैं कहा भी था, कुछ उन्होंने ये कहा था कि आप कुछ सवाल करो। पहले कुछ देर बोले वो, उसके बाद वो बोले कुछ सवाल करो तो मैं उसका जवाब दूं। 2 लोग खड़े हुए सवाल करने के लिए, लेकिन सवाल कुछ ऐसा था जो जिसका जवाब मिलना ही नहीं चाहिए था। तो फिर मुझे बोले वो कि आप लोगों में से किसी को कुछ सवाल करना हो मेरे वक्तव्य के बारे में तो आप बोलिए। तो मैंने ये कहा था कि आपने जो बात रखी है उसमें सवाल करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए कि आपके रास्ते को, आपने जो रास्ता दिखाया है उसको देखने के बाद मुझे ये कहना पड़ता है कि हर एक तूफान से टकराए वो आंधी आया है, हर एक तूफान से टकराए वो आंधी आया है, नए अंग्रेज से लड़ने नया गांधी आया है। प्रशांत किशोर जी के बारे में मैंने कहा था। इसलिए उम्मीद है तो सिर्फ उन्हीं से है, हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि अभी भी जो उन्होंने एक संविधान बनाया है, जैसा कि सुनने में आया है, उसमें ये बोले हैं कि जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर इस तरह से टिकट उनको बांटेंगे, वो लोगों को देंगे वो, और इस तरह से लोग नीचे से उठ करके ऊपर जाएंगे, तो यकीन जान लीजिए बिहार का भी विकास होगा, आम जनता का भी विकास होगा और पलायन भी रुकेगा। कहीं ना कहीं सर देख रहे हैं, जो अभी जो भी पार्टी है, चाहे आप जदयू को देख लीजिए, बीजेपी को देख लीजिए, आरजेडी को देख लीजिए, कोई भी पार्टी जो है आरक्षण पे सीट नहीं बांटती है। कहीं ना कहीं आपके समुदाय में, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस बार लोकसभा में देख लीजिए सिर्फ 2 सीट दिए थे, वो भी किशनगंज में। उसकी मजबूरी थी क्या, क्योंकि वहां पे 70% वोट आप लोगों के समुदाय का है, तो एक तो सीट मजबूरी है, वहां पे तो कैंडिडेट उतारना ही है। एक सीट उन्होंने अलग से दी। तो सर कोई भी पार्टी आरक्षण नहीं दे रही है, मतलब सीट बांटने में, तो इस पे क्या प्रशांत किशोर जी कोई नया पहल कर रहे हैं? देखिए, जहां तक सेकुलरवाद का नारा लगाने वाली पार्टियों की बात आप पूछेंगे कि मुसलमानों के बारे में क्या सोच रही है, तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मुसलमान को ये सियासी पार्टी के लोग यतीम समझ रखे हैं, जो इलेक्शन के टाइम पर उनको गोद ले लेते हैं और इलेक्शन के बाद फिर उनको यतीम खाने में ले जाकर के छोड़ देते हैं। मुसलमान की स्थिति तो ये बना रखी है इन लोगों ने। लेकिन प्रशांत किशोर जी से उम्मीद इसलिए है कि उन्होंने जो संविधान बनाया है, तो जितनी साझेदारी है उतनी हिस्सेदारी है। हम 18% यहाँ है मुसलमान, तो 18% तुमको मिलेगा। बाकी जो लोग आरक्षण में हैं, जैसे ईबीसी वाले हो गए, ओबीसी वाले हो गए, SC ST वाले लोग हो गए, तो उन लोगों को भी मिलेगा। वरना और लोगों में कहां, और पार्टियों में कहां इस तरह साझेदारी के हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिल रही है। तो मनमानी करके टिकट बांटते रहते हैं।
मतलब दूसरे पार्टी के लोग तो मनमानी मनमानी टिकट देती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, साझेदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिलती है, वो लोग मनमानी टिकट बांटते हैं।